प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन वाला हेडिंग खोलो। सो कंबशन को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। कंबशन को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी। सपोज करो हमने एक कैंडल ली और इस कैंडल को हमने प्लेट पे रखा, लेट्स से दिस इज योर कैंडल। और जब कैंडल को हमने प्लेट पे रखा और उसको फायर किया तो वो जलने लगी। अब जैसे ही मैंने इस कैंडल को ग्लास जार से कवर कर दिया, जैसे ही मैं इस कैंडल को ग्लास जार से कवर करूंगा ग्लास जार से मैं जैसे ही इसको कवर करूंगा तो क्या हुआ? इसकी फायर एक्सटिंग्विश हो गई, इसकी फायर एक्सटिंग्विश हो गई, which shows that which clearly shows that if you cut off the supply of oxygen, then we can see that there will be no flame in the candle. If you cut off the supply in the oxygen, then there will be no flame in the candle. Are you getting it? Yes, Aryan? ओके, सो ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने देखा। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय किंडलिंग टेम्परेचर, और यू कैन से इग्निशन टेम्परेचर। नाउ वी विल डिफाइन किंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय किंडलिंग और इग्निशन टेम्परेचर? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, है ना, सो किसी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उस फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी होती है, फ्यूल में जो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। जब आप उस फ्यूल को बर्न करोगे तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। ठीक है, जब भी आप फ्यूल को बर्न करते हो तो उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। और जैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो आपके फ्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, किसी भी सब्सटेंस की, ज़रूरी नहीं है वो फ्यूल ही हो, किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस की जब बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, देन वी कैन से दैट योर फ्यूल इज़ बर्निंग।
है ना, then we can say that your fuel is burning. Getting it? So बहुत सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस मैंने आपको बताए थे उस दिन, जैसे कि पेपर, वुड, यस, है ना. सो डज अ मैच स्टिक बर्न ऑन इट्स ओन एट अ रूम टेम्परेचर? मैच स्टिक क्या खुद से बर्न हो जाती है? हाँ, अगर मैं कहूँ आपको, मैंने आपको एक मैच स्टिक दी, तो क्या वो मैच स्टिक खुद से बर्न होती है? क्या ये मैच स्टिक खुद से बर्न हो जाएगी? नहीं. फिर कैसे जलाते हैं हम इसको? एक पेपर होता है तो चलाते हैं. उस पर उसको स्क्रैच करते हैं, है ना. एक पेपर होता है, उस पर हम उसको स्क्रैच करते हैं. इसका जो ब्लैक पोर्शन होता है मैच स्टिक का, इसको हम स्क्रैच करते तो ये फायर कैच कर लेता है ना. ठीक है. एक्चुअली होता क्या, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वो बर्न होते हैं. अब जैसे ही हम इस मैच स्टिक को इस पेपर से रब करते हैं, हमारे पास ऐसा एक पेपर होता है जिस पे डॉट्स लगे होते हैं. जैसे ही हम इस मैच स्टिक को इस डॉट्स वाले पेपर से रब करते हैं, सो ड्यू टू रबिंग क्या होता है, इसके टिप का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इसकी टिप का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और जैसे टिप का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है. उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर. समझ आया? तो अब इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज़ दैट टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर at which combustible substance starts burning. ठीक है. ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, समझ आया? वेरी गुड. तो हम आगे चलते हैं. अब सपोज करो एक एक्टिविटी आपको दी है, टू प्रूव दैट कंबशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस अबाउट इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमने क्या किया, एक होल कर दिया एल्यूमिनियम के टिन में और एक कैंडल ली एंड स्लाइड द मेटल फॉइल जस्ट बिलो द फ्लेम एंड अबाउ मेथड वैक्स इज शोन इन द फिगर. ठीक है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाई डज द कैंडल फ्लेम रिड्यूस एंड देन एक्सटिंग्विश? व्हेन द मेटल फॉइल इज प्लेस्ड बिलो द फ्लेम, इट कंडक्ट्स अवे द हीट एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. इसके हम समझ जाएंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. सपोज करो मैंने वही कैंडल ली. अब मैंने इस कैंडल को क्या किया, पहले मैंने इस कैंडल को जलाया और जलाने के बाद जब ये कैंडल अच्छे से जल गई तो मैंने एक मेटल की प्लेट ली, लेट्स से एल्यूमिनियम की एक प्लेट ली, पतली सी, वेरी थिन प्लेट, और मैंने इस कैंडल के यहाँ पे रख दी. एक मेटल की प्लेट को मैंने इस तरह से यहाँ पे एक होल करके, है ना, मैंने यहाँ पे एक मेटल की प्लेट को फिक्स कर दिया. तो जैसे ही मैंने मेटल की प्लेट को फिक्स किया यहाँ पे,
सो मैंने देखा इसकी जितनी भी हीट थी, इस फ्लेम की जितनी भी हीट थी, ये सारी की सारी हीट पहले ये जल रही थी बहुत अच्छे से। बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने मेटल की प्लेट रखी तो इसकी जो हीट है वो इस प्लेट में ट्रांसफ़र होने लग गई, और प्लेट में जब हीट ट्रांसफ़र होने लग गई तो उसने इस फ्लेम का जो है उसके टेम्परेचर को कम कर दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो कुछ टाइम बाद ये कैंडल की जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, है ना। कुछ टाइम बाद ये फ्लेम रिड्यूस हो जाएगी और फाइनली ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी। फाइनली ये फ्लेम इज एक्सटिंग्विश। यू कैन ओनली सी दैट, खाली मेटल प्लेट आपको दिखाई देगी और ये फ्लेम आपकी बुझ गई। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाया। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट होती है। अब जैसे ही मैंने मेटल की प्लेट लगाई तो उसने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो गया, इसलिए वो फ्लेम बुझ गई। समझ आया? सो दिस इज़ द एक्टिविटी जिससे हमें क्लियरली पता लगता है कि कंबशन will always takes place at ignition temperature. Okay. एक और एक्टिविटी दी हुई है। Take some water in a paper cup and put it over the flame as shown in the figure. What happens to the paper cup and water inside? Does the water inside the cup becomes hot? Why? Now take another paper cup and put it on the flame without putting water inside. What do you observe? Does the paper catch up fire? Why? So क्या हुआ? When heat is supplied to the paper cup containing water is transferred to the water by conduction. As a result, the paper is not heated till its ignition temperature and does not catch fire. When the paper cup is taken without water, it burns upon heating as soon as its ignition temperature is attained. अब इसने बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बताया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक कप लिया, पेपर कप, और उसमें मैंने पानी भर दिया। ठीक है, मैंने इसमें क्या भर दिया, आई हैव फिल्ड वाटर इन इट, एंड देन मैंने इसको बर्नर पे रख दिया और इस बर्नर पे हीट सप्लाई करी। सो बर्नर पे जैसे ही मैंने हीट सप्लाई करी, सो इसमें से हीट किस में ट्रांसफ़र होने लग गई? वाटर में। वाटर में हीट ट्रांसफ़र होने लग गई। हीट इज़ ट्रांसफर टू द मेथड, टू द वाटर, और जिस प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र हुई उस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। जिस प्रोसेस से आपकी हीट ट्रांसफ़र हुई उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस by which heat is transferred from this paper cup, from this paper cup, बॉटम वाली जो पेपर कप की लाइन है यहाँ से ट्रांसफ़र हुई वाटर में, है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। सो यहाँ से हीट जब ट्रांसफ़र हुई वाटर में तो इसको इग्निशन टेम्परेचर को पहुँचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए थोड़ा देरी से बर्न हुआ। इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा तो ये थोड़ा देरी से बर्न हुआ। लेकिन सपोज़ करो अगर मैं बिना पानी के वही जार लेता, है ना, अगर मैं वही सेम जार लेता विदाउट वाटर, तब क्या होता? अगर मैं जार लेता विदाउट वाटर, सपोज़ करो मैंने वही वाटर का जार लिया, पेपर का कप लिया और उसमें बिना पानी भरे मैंने उसको हीटर पे रख दिया,
तब ये जल्दी से फायर हो जाएगा ना। दिस इज एम्प्टी कप। इफ दिस कप इज एम्प्टी then it will catch fire very fast, क्योंकि पहले जो हम हीट सप्लाई करते थे उसमें से कुछ हीट वाटर ले लेता था, बट अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं, तो जितनी भी हीट है वो सब की सब किसको मिलेगी, पेपर कप को। सो यहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर कप का जल्दी से रीच होगा, यहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर कप का वो जल्दी से रीच हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे बहुत फास्टली राइज करेगा। इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड वेरी फास्ट इन दिस सिचुएशन। इग्निशन टेम्परेचर फॉर पेपर कप is reached very fast in this situation. ठीक है, getting it? So this was the activity to demonstrate the ignition temperature. Now come to the next topic. Types of combustion. Come to the next topic, types of combustion. So first is your rapid combustion. Rapid का मतलब क्या होता है? Rapid combustion. What do you mean by rapid combustion? So when a burning of a matchstick or a gas lighter is brought near a gas stove and its knob is turned on, gas immediately starts burning without the evolution of heat and light. If the combustion reaction takes place at a high speed and huge amount of heat light are produced during its reaction, it is known as rapid combustion. So हमने देखा जैसे ही हम ये हमारा गैस स्टोव बर्नर है सपोज करो, सो गैस स्टोव बर्नर पे जैसे ही हम मैच स्टिक लेके जाते हैं तो उसमें एकदम से फायर लग जाती है ना। ये आपका सपोज करो गैस स्टोव बर्नर है और यहाँ पे मैं मैच स्टिक लेके गया, जैसे ही मैंने मैच स्टिक को फायर किया और इसको यहाँ पे टच कराया तो एकदम से आप देखते हो यहाँ सब में से फायर निकलनी स्टार्ट हो जाती है ना। आपने देखा है ना जब आप गैस जलाते हो तो कितनी तेजी से आग पकड़ती है। जब आप गैस जलाते हो मैच स्टिक से या फिर लाइटर से तो उसमें कितनी फास्ट फायर पकड़ती है, आपने नोटिस किया कभी? यस। सो उसमें ऐसा क्या होता है एकदम से फास्ट फायर पकड़ जाती है? गैस होती है ना, गैस एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो एलपीजी इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ठीक है, तो एकदम से फायर जब कैच करते हैं तो इस कंबशन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। अब रैपिड कंबशन की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, इट इज़ द कंबशन और इट इज़ द टाइप ऑफ कंबशन in which the reaction takes place at a very high speed. Combustion reaction, it is the type of combustion in which combustion reaction takes place at a very high speed and a huge amount of heat and light are produced, and a huge amount of heat and light are produced during the reaction. ठीक है, बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान। समझ आया? इसको बोलते हैं हम रैपिड कंबशन। हाँ बेटा, कोई भी चीज की लक्षण तो रैपिड कंबशन कहते हैं ना। कोई भी कंबशन रिएक्शन जो बहुत फास्टली होती है, जैसे हम एक बार माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उससे जब हमें गैस जलाना होता है तो कितनी तेज़ी से गैस स्टोव में आग लग जाती है, तो उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। हाँ, उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे। जो आप लाइटर से घर में गैस स्टोव जलाते हो, इट इज़ द टाइप ऑफ रैपिड कंबशन। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है वो देख। नेक्स्ट टाइप इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग or any apparent cause, it is called spontaneous combustion. For example, coal dust results into many disastrous fires in coal mines. Forest fires are also spontaneous, caused by due to sun's heat or sometimes due to lightning. White phosphorus also burns spontaneously as the ignition temperature is only 35 degree. अच्छा, अब spontaneous combustion क्या होता है? सपोज करो आप किसी फॉरेस्ट में गए, ठीक है? सो फॉरेस्ट में क्या होते हैं बताओ? फॉरेस्ट में क्या होता है बताओ? फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में क्या होता है बताओ? प्लांट्स, ट्रीज होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, प्लांट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो सपोज करो आप किसी फॉरेस्ट में गए और वहाँ पे सडनली लाइटनिंग हो गई, मतलब बिजली गिरी बहुत तेज़ी से, है ना? तो जैसे ही बिजली गिरी तो वहाँ पे फायर कैच हो गई। सो बिजली गिरते ही फायर कैच हो गई, इसका मतलब ये कैसा कंबशन हो गया? स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल हीटिंग नहीं दी। रैपिड कंबशन में क्या करते थे? हम अलग से माचिस की तीली जलाते थे और फिर एक्सटर्नली हम हीट सप्लाई करते थे, है ना? यस। बट यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई की क्या? नहीं की। वो तो नेचुरल लाइट गिरी और एकदम से कंबशन हो गया। वैसे ही सेम एग्जांपल आप देख सकते हो
कोल माइंस में आपने देखा होगा, कोल माइंस में क्या होता है, बहुत सारे कोल डस्ट होता है, और कोल डस्ट जब आपस में फ्रिक्शन के थ्रू रब होते हैं तो वो वहाँ भी फायर कैच हो जाती है ना। सिमिलरली जैसे मैं आपका वाइट फॉस्फोरस की बात करूं, तो वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है ये फायर कैच कर लेता है। क्लास चल रही है, फायर कैच हो जाता है ना। वाइट फॉस्फोरस में क्या हो जाता है? फायर कैच हो जाता है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए जल्दी से फायर कैच कर लेता है ना। अपना रूम टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मली भी हो ही जाता है, गर्मियों में हो जाता है ना। हाँ। सो अगर आपने वाइट फॉस्फोरस निकाल दिया, सपोज करो गर्मियों की समर सीजन में आपने वाइट फॉस्फोरस हाथ में ले लिया, तो वो तो जल जाएगा अपने आप, है ना। इस तरह के कंबशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो अब इसको डिफाइन करते हैं हम। ये सब डेफिनेशंस आपको लिखनी है। व्हेन अ सब्सटेंस suddenly bursts into flame without any external heating. I'm actually telling you, they are also getting disturbed. He is also getting disturbed. I expect you to sit inside from tomorrow onwards. Without any external It heating. is fine, but from tomorrow onwards, I really expect you to sit inside because these students are also getting disturbed and he is also getting disturbed. So you have to come out of your comfort. ओके, सो जब हम बिना एक्सटर्नल हीटिंग के किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, सो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। You are not getting disturbed. Doesn't make sense. ठीक है, Yes. चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंबशन के टाइप्स भी हो गए। नाउ थर्ड टाइप पे आ जाओ, एक्सप्लोजन। थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है? You must have seen fireworks on different occasions. Why there are production of heat, light, sound, along with the evolution of gas. When crackers are ignited, they suddenly reaction takes place between the chemicals present in them. है ना? Yes. So जैसे हम पटाखे जलाते हैं दिवाली के, ये पटाखे आपके होते हैं बहुत सारे। हाँ। Just because you're feeling lazy doesn't mean इस that पटाखों को हम क्या बोलते हैं? यस, रेड कलर के जो होते हैं, हाँ, रेड कलर के होते हैं। इसमें ऐसी आगे ऐसी लड़ लगी होती है। फिर हम इसको एक जला देते हैं यहाँ से मैच स्टिक की हेल्प से, तो ये सारे फूटने लगते हैं अपने आप, है ना। सो इसमें से बहुत सारा धुआं भी निकलता है ना, बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी हीट भी निकलती है, स्मोक भी निकलता है, हीट भी निकलती है। सो इस तरह के कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, सो अब इसको डिफाइन करते हैं। It is the process in which large amount of gas is evolved together with the production of heat and light or sound. These are called explosion. है ना? The process in which
लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक इज इवॉल्व। जैसे आप पटाखे जलाते हो तो उसमें से आवाज़ भी निकलती है, हीट भी निकलती है, स्मोक भी निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक इज इवॉल्व, large amount of smoke is evolved and tremendous amount of heat and light is ejected then it is called explosion. हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम टेबल बना के Then it is called explosion. Getting it? Yes, भैया. Very good. चलो अब हम आते हैं what do you mean by flame? We will come to the definition of flame. 19 तो एग्जाम है, एग्जाम नहीं है. फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? कंबशन के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा है ना. अब हम बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम. ठीक है, फ्लेम क्या होता है? सो फ्लेम क्या होता है आज हम इसको समझेंगे. द फ्लेम इज द विजिबल लाइट emitting gaseous part of a fire. The color of the flame varies with the nature of combustible substance and the amount of oxygen supplied. The temperature of the flame different fuels is also different, है ना. और डिफरेंट कलर्स की हमें फ्लेम देखने को मिलती है. जैसे कैंडल की कैसी फ्लेम होती है? येलो कलर की. कैम्फर की कैसी फ्लेम होती है? आप देख के बताना. हाँ, तो फ्लेम जब भी आप देखते हो ना तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट होता है. जैसे कि एक फ्लेम है, सो इसके 3 पार्ट होते हैं. वन इज़ द मिडल कोन, अनदर इज़ द इनर कोन एंड अनदर इज़ द आउटर कोन. ठीक है. कोई भी फ्लेम आपने जलती हुई देखी होगी तो उसमें 3 तरह के कोन्स दिखाई देते हैं. पहला जो होता है वो सबसे अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इनर कोन. और आपका जो होता है मिडल में क्या होता है? मिडल कोन. एंड दिस इज योर आउटर कोन. आगे ठीक है. सो 3 तरह के कोन्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम किसी फ्लेम को जलाते हैं. अब आपने देखा होगा हमें डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं, है ना. फ्लेम के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं. डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं फ्लेम के? बताओ. Why do the flame have different colors? Yes. What is the reason behind it? Flames के different colors क्यों होते हैं? बताओ. What is the reason for having different colors of flame? It is due to the nature of substance. जैसा सब्सटेंस होगा वैसे ही वो बर्न करेगा, वैसे ही वो कलर एमिट करेगा, है ना. सो इनर मोस्ट जो जोन होता है, इनर मोस्ट जोन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. कैंडल की, अगर मैं कैंडल की फ्लेम की बात करूं, सो कैंडल की जो फ्लेम होती है
कैंडल की जो फ्लेम होती है, सो कैंडल की फ्लेम कैसी होती है? आ रही है बर्तन मांजता। कैंडल की फ्लेम कैसी होती है? बेसी जा बेटा, आवे चल। कैंडल की फ्लेम कैसी होती है? अंदर से कैसी होती है? ब्लैक कलर की, है ना? अंदर से कैसी होती है? ब्लैक कलर की, ठीक है। और मिडल में कैसी होती है? येलोइश, है ना? मिडल में कैसी होती है? येलोइश। और आउटर फ्लेम कैसी होती है? थोड़ी ऑरेंज और हाँ, थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की होती है ना? सो अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इनर जोन के बारे में पढ़ते हैं। सो इनर जोन कैसा आपको दिखता है? इनर जोन की अगर मैं बात करूं तो इट अपीयर्स ब्लैक एंड इज द डार्क जोन ऑफ द कैंडल। नो कंबशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इनर मोस्ट पार्ट में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। इनर मोस्ट पार्ट में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। देयर इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन इनर पार्ट, है ना? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है इनर पार्ट में। सो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि उसका कलर जो होता है ब्लैकिश दिखाई देता है, ठीक है। अब मिडल जोन कैसा होता है देखो। पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस हियर एंड वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विद येलोइश फ्लेम। दिस रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनियस जोन, ठीक है। सो ये जो मिडल वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे पार्शियल बर्निंग होती है। मतलब पार्शियल का मतलब आधी बर्निंग। मिडल वाले जोन में क्या होता है? पार्शियल बर्निंग होती है। पार्शियल बर्निंग टेक्स प्लेस इन द मिडल जोन। Partial burning takes place in the middle zone. और it is also known as the luminous zone. Luminous का मतलब यहाँ पे लाइट होती है। इनर जोन में लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है ना? इनर जोन पूरा ब्लैकिश होता है। लेकिन हाँ, लेकिन जो मिडल वाला जोन होता है वो येलो कलर का होता है। मतलब वहाँ पे लाइट होती है ना? मिडल वाला जोन कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। मतलब वहाँ पे लाइट होती है ना? अब आउटर जोन की अगर बात करें तो दिस इज द रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ अ वैक्स वेपर विद अ ब्लू कलर ऑफ फ्लेम। सो जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, आउटर फ्लेम में क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। आउटर फ्लेम कंप्लीट कंबशन वाली होती है, इसलिए ब्लू कलर की होती है। मिडल फ्लेम जो होती है वो पार्शियल कंबशन होता है वहाँ पे, इसलिए वो येलो कलर की होती है। और इनर कोन में बिल्कुल भी कंबशन नहीं होता है तो वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। सो द वैक्स बर्न्स कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट। दिस रीजन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, आप कभी इनर जोन को उंगली से टच करना तो इनर जोन में आपको ज़्यादा हीट नहीं लगेगी, लेकिन जब आप कैंडल पे यहाँ से टच करोगे आउटर जोन से तो आपको ज़्यादा हॉटनेस फील होगी। समझ आया? जब हम कैंडल के ऊपर से हाथ रखते हैं इस पार्ट पे तो हमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होती है। जब हम अंदर से उंगली फटाफट अंदर से उंगली डाल के निकाल लेते तो हमें ज़्यादा हॉटनेस फील नहीं होती, क्योंकि इनर वाले पार्ट में जो है वो कंबशन प्रॉपर नहीं है ना? है ही नहीं कंबशन। लेकिन आउटर वाला जो पार्ट है वो
वहाँ पे फुल कंबशन है, मतलब पूरी तरह से कंबशन हो चुका है, तो इसलिए आउटर वाला पार्ट जो ब्लू कलर का होता है वो ज़्यादा हॉटनेस होती है वहाँ पे, है ना। चलो ये तो बात हो गई कंबशन की, फ्लेम। अब हम आते हैं फ्यूल पे। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज फ्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? यस, बताओ फ्यूल क्या होता है? व्हाट इज फ्यूल? व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या होता है बताओ? हैं? A fuel are the substances that burn to produce heat and energy, है ना। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम बर्न करते हैं तो वो हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यूल। हीट एंड लाइट एनर्जी, है ना। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आर वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। देखो ये सब हम पेट्रोल डीजल को जलाते हैं तो इनमें से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, ऑटोमोबाइल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन सब के लिए फ्यूल्स हमें चाहिए। अब फ्यूल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ऑटोमोबाइल्स में चलते हैं ना, गाड़ी चलाने में, स्कूटर चलाने में फ्यूल का यूज़ होता है ना, है ना। सो अब सेकेंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि फ्यूल के टाइप्स कितने होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल? वेरी गुड। फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज द सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, and third one is gases. Solid, liquid and gases. So तो क्या आप मुझे सॉलिड फ्यूल के नेम बता सकते हो? Yes. बताओ। Wood, coal, smoke, वेरी गुड। लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल्स बताओ। petrol, fluid, alcohol, kerosene, वेरी गुड। गैशियस फ्यूल के एग्जांपल बताओ। biogas, natural gas, petroleum. वेरी गुड, ठीक है। तो फ्यूल के 3 कैटेगरीज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और इनके एग्जांपल्स तो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है? The amount of energy released by a unit quantity of uncombustible oxygen. हाँ, वेरी गुड। तो जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो उसमें से हीट और लाइट की एनर्जी निकलती है। हाँ, सो कितनी एनर्जी निकलती है जब हम 1 यूनिट फ्यूल को बर्न करते हैं, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कितनी एनर्जी निकलती है पर यूनिट, और यू कैन से पर यूनिट ग्राम, और यू कैन से पर यूनिट केजी, है ना। अब एनर्जी को हम मेजर करते हैं जनरली किलो जूल्स में। किस में मेजर करते हैं? किलो जूल्स। कितने किलो जूल्स एनर्जी निकली पर यूनिट ग्राम, और यू कैन से कितने किलो जूल एनर्जी निकली पर यूनिट किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकली है पर यूनिट ग्राम, या फिर कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकल रही है पर यूनिट किलोग्राम, इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक
वेल सिंपल सी बात है. सपोज करो मैंने 1 किलो पेट्रोल लिया. कितने लिया? हाँ, सपोज करो मैंने 1 kg पेट्रोल लिया और 1 kg पेट्रोल से मुझे कितनी एनर्जी मिली? लेट से मुझे मिली 300 सॉरी लेट से मुझे मिली 1 kg मैंने सपोज करो ले लिया पेट्रोल, तो मुझे कितनी एनर्जी मिल गई? 48 है ना, 48 किलो जूल. तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 किलो जूल पर ग्राम, है ना. केजी मत लो, ग्राम ले लो. सपोज करो मैंने ग्राम लिया, 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल लिया, तो 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल से मुझे एनर्जी कितनी मिली? 48 किलो जूल. तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू विल बी 48 किलो जूल पर ग्राम. समझ आया? ओके. सो जूल इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जूल. So all the combustible substances cannot be used as a fuels, and all the fuels cannot be used for all application. Actually, different fuels produce different amount of heat and light energy on burning. Besides the energy produced, the choice of the fuel for a particular use depends on the availability, efficiency, and cost of the amount of pollution caused by it. The amount of heat energy released per unit quantity of fuel to complete combustion of oxygen is known as calorific value of a fuel, and the calorific value is explained generally kilogram per kg, है ना. जनरली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं इसको? किलोग्राम पर केजी. ठीक है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द फ्यूल्स एज गिवन. हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बेटर इज़ द फ्यूल, है ना. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा हमारा फ्यूल कहलाया जाएगा. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया क्वालिटी का आपका फ्यूल होगा. तो फ्यूल की क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं हम? कैलोरीफिक वैल्यू से. तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल विच मीन्स बेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है. अब जैसे स्पेस क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, है ना. तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है. एरोप्लेन में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं ना, एरोप्लेन में हम पेट्रोल थोड़ी यूज़ करते हैं. एरोप्लेन में क्या यूज़ करते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन. तो लिक्विड हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. चलो अब आ जाओ. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल? क्या होता है जूल? है कहाँ पे? क्या लिखा है बताओ? जूल. जूल. अरे जूल, जोल नहीं है, जूल है. जूल वो यूनिट होती है जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं. तो जनरली हम जूल ऐसा यूनिट होती है, लेकिन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है ना. सो हम किलो जूल यूज़ करते हैं. किलो जूल हम यूज़ करते हैं क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है. किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल. जूल जूल है ना. अरे जैसे बेटा हम मास किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं ना. अगर मुझे किसी का मास बताना है, तो किसी बॉडी का मास बताना है तो मैं क्या लिखूँगा? 5 kg, 4 kg. सो वैसे अगर मुझे किसी फ्यूल में से कितनी एनर्जी निकल रही है उसको अगर मुझे बताना है तो मैं ऐसे बताऊँगा 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, फिर 10 किलो जूल. किलो जूल का मतलब इंटू 10 इंटू 1000. ठीक है. सो जूल इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी. जैसे हम मास को मेजर करते केजी में, वैसे एनर्जी को मेजर करेंगे जूल में. ठीक है. चलो अब आपको क्या करना है? होमवर्क में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल लिखना है.
और बर्निंग ऑफ फ्यूल जनरेट्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको घर पे रीड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगला चैप्टर कौन सा है इसके बाद? पर है दस है हाँ, भैया चैप्टर ऑफ है। अच्छा चैप्टर ऑफ है। अच्छा, तो इसके बाद हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा ना? नहीं, 7 चैप्टर है, 10 है। 10 है, वो आएगा। 5th चैप्टर ओमिटेड है, तो मेरे से आपने क्यों पढ़वाया 5th चैप्टर फिर? नहीं, 6। अच्छा, 6th वाला ओमिटेड है, 6th वाला। हाँ, तो ठीक। आएगा एग्जाम। 5th वाला तो आएगा ना? हाँ आएगा, कम- 7 आएगा और 9 भी आएगा। अच्छा, तो अभी हमारा 7 और 9 बाकी है ना इसके बाद? हाँ 7 और 9 बाकी। 7 को- चैप्टर है 10 है। हाँ, और 9th वाला? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये 2 चैप्टर हम कवर कर देंगे। एग्ज़ाम कब से? 19 सितंबर। ठीक है, नहीं साइंस का कब है? साइंस का हाँ, तो हम ये 2 चैप्टर कवर कर देंगे, ये इस वीक में ही कर देंगे हम। ठीक है, भैया साइंस का 24 डेट है। हाँ, तो हम पूरा ट्राई करेंगे ये वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो कंप्लीट हो ही जाए। ये वीक में ही पूरी कोशिश करेंगे। हम साइंस के क्लास ज़्यादा लेंगे, अभी मैथ्स के क्लासेस कम कर देंगे। मैथ्स आपको लेकिन वर्कशीट पूरी कंप्लीट करके मेरे को देनी है, 50 क्वेश्चंस वाली जो आपको स्कूल में मिली है ना, हाँ भैया। वो पूरी अच्छे से करके आपको मेरे को सबमिट करनी है। मैथ्स आपको रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है, रोज़ आपको 10 प्रॉब्लम्स उसमें से सॉल्व करने हैं वर्कशीट में से। ओके भैया। हाँ, वो ऐसा नहीं कि मैं एक दिन आपको होमवर्क दूंगा, आपको डेली वो वर्कशीट में से 10 प्रॉब्लम्स करने हैं घर पे। ओके ठीक है भैया, बेटा। मतलब नेक्स्ट पूरा कंप्लीट है। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से बस साइंस के चैप्टर्स बाकी। हाँ, तो हम साइंस पे अगर ज़्यादा क्लासेस लेंगे तो मैथ्स का आपको होमवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना? ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय।